ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण से पहले की तैयारियां शुरू की गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में धान खरीदी जल्द शुरू करने की मांग को लेकर आज किसानों ने कई स्थानों पर किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय। और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार छठ पूजा के दौरान प्रदेश के नदी तालाबों के घाटों पर नहीं होंगे सामूहिक आयोजन। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण से पहले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करने में सहायक होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि टीकों के भंडारण और रखरखाव के लिए राज्य के पास पर्याप्त व्यवस्था है। इनके सुरक्षित रखरखाव के लिए अभी 530 कोल्ड चेन प्वाइंट क्रियाशील हैं। साथ ही 80 नए कोल्ड चेन प्वाइंट भी शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में टीकों को सुरक्षित रखने की क्षमता 1,05,000 लीटर है, जो कि आवश्यकता से 60,000 लीटर अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति और राज्य कार्यबल समिति का गठन किया गया है। वहीं सभी जिलों में जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन आम नागरिक भी इसमें अपनी पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। राज्य के बालोद जिले की 3 बच्चियों ने एक छत्तीसगढ़ी गीत के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस गीत में रेखा शर्मा, सरिता देवांगन और रिया दास ने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया है। नवंबर महीने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानी ने घरों में जाकर बच्चों के अभिभावकों और अन्य पारिवारिक सदस्यों को बच्चों में होने वाली वृद्धि की निगरानी से संबंधित परामर्श देंगी। इस दौरान बच्चों के गंभीर कुपोषित पाए जाने पर उन्हें अस्पताल या पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाएगा। इस दौरान दीवार लेखन और व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का उपयोग कर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान का महत्व बताया जाएगा। जन जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। वहीं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्व सहायता समूह के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों द्वारा वृद्धि निगरानी के महत्व पर चर्चा की जाएगी। इस विषय पर वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने आज बालोद जिले के डोंडी विकासखंड में हाथियों के विचरण से प्रभावित जबकसा, खुर्सीटिकुर और लिमऊडीह गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर हाथियों के विचरण से हुई फसल और संपत्ति के नुकसान की जानकारी ली। श्रीमती भेड़िया ने ग्रामीणों से कहा कि हाथियों के विचरण से हुए नुकसान के एवज में मुआवजा राशि शासन के नियमानुसार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्वेच्छानुदान से 15-15 हजार रूपये भी दिए जाएंगे। श्रीमती भेड़िया ने जबकसा गांव में एक ग्रामीण के 18 वर्षीय दिव्यांग पुत्र को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले के खड़गांव विकासखंड में हाथियों के हमले में 2 मवेशियों की मौत हो गई। इन हाथियों ने बीती रात गुममबारी, बड़े कलवा, धनपुर, कांसाबहरा और खैरबहरा गांव में उत्पात मचाया था, जिससे कुछ ग्रामीणों के घरों को नुकसान हुआ था। वहीं 15 ग्रामीणों की फसलें चौपट हो गई हैं।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव में पहुंच गई है। ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई है। बताया जाता है कि इस इलाके में 40 से अधिक हाथियों का दल कुछ दिनों से विचरण कर रहा था, जो कल रात गांव में उत्पात मचाने के बाद जंगल की ओर लौट गया। प्रदेश में धान खरीदी जल्द शुरू करने की मांग और केंद्र के 3 कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों ने आज राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में धमतरी, बालोद और कांकेर जिले के किसानों ने ग्राम पंचायत पुरूर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम भी किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद वे मुख्य मार्ग से हटने को तैयार हो गए। इस दौरान कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। वहीं महासमुंद जिले के घोडारी गांव में आज राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इधर दुर्ग और बालोद जिले के किसानों ने आज दुर्ग स्थित मिनी माता चौक पर चक्काजाम किया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले ये किसान प्रदेश में धान खरीदी जल्द शुरू करने के साथ 6 अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने आरोप लगाया है कि बीते करीब 2 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की कांग्रेस सरकार ने न तो युवाओं को अब तक रोजगार उपलब्ध कराया है और न ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वादाखिलाफी को उजागर करने के लिए युवा मोर्चा जल्द ही आंदोलन शुरू करेगा। आज दंतेवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार गरीबों को मुफ्त चावल दे रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश से लेकर विकासखंड स्तर तक योग्य कार्यकर्ताओं को जल्द ही नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बस्तर संभाग में पुलिस द्वारा माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इन दिनों घर वापसी अभियान चलाया जा रहा है। इसे स्थानीय बोली में लोन वर्राटू अभियान कहा गया है। पुलिस के इस अभियान से प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा जिले में एक माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस इनामी माओवादी ने नेरली के सीआरपीएफ कैंप में अपनी भरमार बंदूक के साथ समर्पण किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत समर्पण करने वाले माओवादी को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। गौरतलब है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत बीते 4 महीनों के दौरान 51 इनामी माओवादियों सहित कुल 188 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 12वीं कड़ी 8 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय रहा है। आज राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की राज्य प्रबंधन समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर झंडा दिवस के उपलक्ष्य में सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने वाले कलेक्टर और जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को गवर्नर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के रिकॉर्ड का डिजिटल विवरण भी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 8 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य इस विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेशव्यापी अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजधानी स्थित अपने शासकीय आवास पर इन पोस्टरों का विमोचन किया। इन पोस्टरों में वायु प्रदूषण और इसके खतरों के बारे में बताया गया है।
इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन पोस्टरों के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के साथ ही इससे होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में जागरूक करने में मदद मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और व्यावसायिक मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों को पूरक परीक्षा के साथ दूसरी बार पूरक परीक्षा देने की पात्रता है, वे अब 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि तक मंडल की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब विद्यार्थी ई छात्रवृत्ति पोर्टल पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की जांच पहले महाविद्यालय स्तर पर की जाएगी। इसके बाद आवेदनों का परीक्षण माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की पूरक परीक्षा में शामिल सभी 58 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर में पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा की। 14वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 31 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले CTET परीक्षा इस साल 5 जुलाई को पूरे देश के 112 शहरों में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के कारण परीक्षा अब 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। नए परीक्षा केंद्रों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सहित लखीमपुर, नागांव, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना, अंबेडकर नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, गोंडा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर और उधम सिंह नगर शामिल हैं। CTET की वेबसाइट www.ctet.nic.in पर शहरों की एक सूची उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश की प्रारंभिक परीक्षा में चुने गए अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा 10 नवंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रायपुर शहर के 30 केंद्रों पर सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। वहीं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 8 नवंबर को होगी। इसके लिए रायपुर शहर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 3 पालियों में होगी। परीक्षा के संचालन के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 6 को कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार छठ पूजा पर भी सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। दुर्ग जिले में छठ पूजा आयोजन को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि इस बार छठ पर तालाब और घाटों में सामूहिक स्तर पर आयोजन नहीं होंगे, बल्कि लोग अपने अपने घरों में प्रतीकात्मक तालाब बनाकर सूर्यदेव की आराधना करेंगे। इससे पहले अंबिकापुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी छठ पूजा के अवसर पर नदी तालाबों के घाटों पर सामूहिक आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि आगामी 20 नवंबर को छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। बीजापुर जिले के चिनाकोड़ेपाल में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के एक जवान की मौत हो गई। यह जवान तलाशी अभियान के लिए अन्य जवानों के साथ सुबह निकला हुआ था। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि CRPF की 170वीं बटालियन में पदस्थ यह जवान शिकारियों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस बीच जांजगीर के पंतोरा क्षेत्र में भी आज जानवरों को फंसाने के लिए लगाए गए बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर जिले के बलौदा में जिस स्कूली बच्चों को अगवा कर लिया गया था, पुलिस ने उसे अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़ा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्य में जांजगीर पुलिस को बिलासपुर पुलिस का भी सहयोग मिला। बच्चे को अपहरणकर्ताओं से बचाने के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दोनों जिलों की पुलिस को बधाई दी है। कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज कोंडागांव में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित 6 मामलों की सुनवाई की। दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। इससे पहले वे भिलाई स्थित सेक्टर 9 अस्पताल में पिछले 4 दिनों से भर्ती थे। देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ आज रायपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। जगदलपुर में चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करने वाले 8 वाहनों पर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा जिले के रायपुरा गांव में पिछले दिनों एक घर में क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर डकैती डालने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
उनके पास से 45,000 रुपये नकद, करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात और एक देशी पिस्टल बरामद की गई है। बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर निजी कंपनी में निवेश कराने और करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी रियल एस्टेट कंपनी के संचालक और एजेंट हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ गांव में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण से पहले की तैयारियां शुरू की गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में धान खरीदी जल्द शुरू करने की मांग को लेकर आज किसानों ने कई स्थानों पर किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय। और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार छठ पूजा के दौरान प्रदेश के नदी तालाबों के घाटों पर नहीं होंगे सामूहिक आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।